हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सौमिंद्र कुमार अवस्थी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अपना टॉपिक मॉडल डिस्कस कर रहे थे और मॉडल के हम ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर चुके थे। और पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि कैसे हम इनडेफिनिट सिचुएशन का पता लगाएं, कैसे डिटर्मिनेशन का पता लगाएं, कैसे हम डेफिनिट कॉन्सेप्ट का पता लगाएं और कैसे प्लान्ड कॉन्सेप्ट का पता लगाएं, जिसके हिसाब से शैल और विल का प्रयोग हम कैसे करें। उसके ही साथ हमने शुड को कंप्लीट कर लिया था। अब हमें जैसे कि नियमानुसार शुड के बाद में अब वुड को कंप्लीट करना है, तो वुड के कॉन्सेप्ट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे विल के कॉन्सेप्ट्स को अगर हम पास्ट में भेजना चाहते हैं या पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो हमें वुड का प्रयोग करना होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि वुड के एक कंडीशन आती है, तो वुड की एक कंडीशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग हुआ था और फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग हुआ था। ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। साथ में वुड का एक प्रयोग और होता है, और वो होता है पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करना। लेकिन माय डियर, पास्ट हैबिट को आपका यूज्ड भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब यूज्ड हमने अभी डिस्कस किया नहीं है, तो जब तक यूज्ड डिस्कस नहीं हो जाता तब तक हम यूज्ड और वुड दोनों में डिफरेंस कर नहीं पाएंगे। कंपेरेटिवली डिस्कस करना पड़ेगा ना हमें। तो इसीलिए पहले वुड को कंप्लीट न करते हुए और वुड का कंसेप्ट डिस्कस ना करते हुए हम अपने दूसरे मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। और वो दूसरा मॉडल है आपका डेयर एंड नीड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट्स को। और अपना कंसेप्ट है नेक्स्ट में डेयर एंड नीड, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप, पहले तो मैं ये कंसेप्ट बता दूं कि आपको कई बार ये सुनने को, बुक्स में पढ़ने को, क्लासेज में सुनने को ये मिल जाता है डेयर नॉट और नीड नॉट, डेयर नॉट और नीड नॉट। ये मॉडल बता देते हैं, आपकी बुक्स में आपको खूब लिखे हुए मिलेंगे। क्लासेज में कई बार टीचर्स भी बता देते हैं डेयर नॉट, नीड नॉट, ये मॉडल है। लेकिन माय डियर, क्या वाकई में डेयर नॉट और नीड नॉट मॉडल है या सिर्फ डेयर और नीड ही मॉडल है? तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि डेयर और नीड अगर मॉडल का काम करते हैं तो मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। और अगर मॉडल का मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो स्टार्टिंग वाली क्लास को याद कीजिए जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल हम सिंगल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात तो ये, किसका प्रयोग कर सकते हैं? सिंगल वर्ड का। सिंगल वर्ड का नीड नॉट और डेयर नॉट अगर हम लिख देंगे तब तो कितने शब्द हो जाएंगे? 2 शब्द हो जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि डेयर और नीड है केवल मॉडल, नॉट इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। नॉट जोड़ना पड़ता है जब हमें सेंटेंस बनाना हो। कैसा? नेगेटिव बनाना हो। सेंटेंस नेगेटिव बनाना नहीं है हमें, तो नॉट क्यों जोड़ना भाई? तो नॉट हमें नहीं जोड़ना है फिर। तो ये विशेष याद रखिएगा, नॉट केवल तब जुड़ता है जब हमें नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस बोले तो नीड किसका काम करता है? नेसेसिटी का। भाई आवश्यकता है ना, तो हम कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है तेरे बोलने की, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी हेल्प की। तो जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेज को जिसमें लैक ऑफ नेसेसिटी रिप्रेजेंट करनी हो, कमी रिप्रेजेंट करनी हो, वहीं हम यूज करते हैं किसका? नीड के साथ नॉट का। इसी प्रकार से डेयर के साथ नॉट कब लगाते हैं? जब हम कहते हैं ना तुझमें हिम्मत नहीं है वहां जाने की, तुझमें हिम्मत नहीं है उससे बात करने की, है? तुझमें हिम्मत नहीं है मुझसे कुछ कहने की। तो हिम्मत नहीं है तो ये नेगेटिव सेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तब आप डेयर के साथ नॉट लगाओगे। तो कहने का अर्थ निकला कि नॉट हमेशा नहीं लगता माय डियर। तो ये एक कंफ्यूजन से बाहर निकलिए, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट ये कहते हैं ना सर हमारे ये टॉपिक पता नहीं क्यों आज तक हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पर समझ में नहीं आया, समझ में नहीं। भाई समझ में आएगा कहां से? कंसेप्ट से हमें कुछ इस प्रकार से बताए जा रहे हैं कि अगले पड़ाव पे जाके पॉइंट पर जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रूल्स कंफ्यूज करने लग जाते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस देखिए, आप बोलचाल की भाषा में कई बार कहते हैं ना हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, इसमें नॉट कहां लगा? हाउ डेयर यू अब्यूज हिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको अब्यूज करने की, गलत शब्द कहने की, गाली देने की। तो इसमें नॉट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लेकिन डेयर यहां फिर भी मॉडल का काम ही कर रहा है। तो कौन कहता है डेयर के साथ नॉट ही लगना चाहिए? तो माय डियर, ये थोड़े से कंफ्यूजन जो फैला रखा है ना, पहले तो इससे बाहर निकलना है हमें और एग्जैक्ट कंसेप्ट का प्रयोग करना है। हमें केवल करेज रिप्रेजेंट करना हो, नेसेसिटी रिप्रेजेंट करनी हो, तब तो नीड और डेयर का प्रयोग करेंगे। और हमें लैक अगर रिप्रेजेंट करनी हो, लैक ऑफ नेसेसिटी हो चाहे लैक ऑफ करेज हो, तो हमें इसके साथ नॉट लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स और आपको डिटेल में जब बताऊंगा तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप।
तो डेयर और नीड की बात हम करें तो पहला कंसेप्ट तो आप ये समझ लीजिए कि डेयर और नीड जो हैं ये दो तरीके से काम में आते हैं माय डियर। एक तो काम में आते हैं आपके किस रूप में, मॉडल, मॉडल बोले तो हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। और दूसरा इनका प्रयोग होता है किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में, क्लियर कंसेप्ट यहां तक भी। चलिए, तो दो कंसेप्ट हमें पता लगे कि डेयर एंड नीड दो प्रकार से काम में आते हैं, मॉडल के रूप में भी, मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा इनका प्रयोग होता है किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में। अब देखिए सिंपल कंसेप्ट है, आपको उलझना नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर ये काम कर रहा है तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि जब भी डेयर और नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के समान ही अपने फंक्शंस करेंगे, अपने कार्य करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के क्या फंक्शन होते हैं आप मुझे बताइए। मैं कुछ कंसेप्ट आपको बोलकर बता दूंगा, पहले मैं इनका कंसेप्ट यहां पर लिख देता हूं कि जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे एज अ, पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिस्कस कर लेते हैं, उसके रूप में हम लिख देते हैं एज अ मॉडल, मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। इसके कंसेप्ट हम लिख लेते हैं एक बार। अच्छा एक बात बताइए, आपको रूल तो क्लियर है, मुझे सेंटेंस नेगेटिव बनाना है नॉट की सहायता से। किसकी सहायता से बनाना है, नॉट की सहायता से। तो आप मुझे बताएंगे नॉट कहां लगाऊं मैं, सेंटेंस में नॉट कहां लगाया जाता है, या किसके बिना नहीं लगाया जा सकता है, किसके साथ लगाया जाता है। तो आपका एक ही जवाब होगा कि सर नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया जाता है, क्लियर कंसेप्ट। तो देखिए यहां ये डेयर और नीड किसका काम कर रहे हैं, मॉडल, मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब। तो इसका पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या कहता है, नॉट कैन बी यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के बाद नॉट लगाया जा सकता है, एक एक शब्द पर ध्यान देना है। लिख रहा हूं मैं, कैन बी यूज्ड, किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है इसका मतलब हमेशा नहीं होगा। अगर हमेशा प्रयोग होना होता, ये इसका रूल होता कि ये नॉट के बिना आते ही नहीं है डेयर एंड नीड, तो माय डियर आप जानते हैं फिर क्या लिखा जाता, फिर लिखा जाता कि नॉट इज यूज्ड विद दीज वर्ड्स, इज यूज्ड कर देते हम फिर वहां। और एक एक शब्द, एक एक वर्ड की, एक एक सेंटेंस की, एक एक कॉन्सेप्ट की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि वो कैसे सेंटेंस का मीनिंग और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बदल देते हैं। कैन बी यूज्ड का मतलब जरूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार आप नोट लगाएंगे, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो, और इज यूज्ड अगर कर देता तो हमेशा लगेगा, यानी बिना नोट के ये आएंगे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना नोट के भी ये आ सकते हैं, मैं आगे सेंटेंस भी आपको बताऊंगा, वहां सेंटेंस में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा, मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। प्रश्नवाचक वाक्य कब तक नहीं बनेगा, जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब वहां ना होगी। जैसे WH वर्ड हो तो WH वर्ड कब, WH वर्ड में इंटरोगेटिव वर्ड का काम करता है जब वो अपने बाद क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। और मॉडल किसका काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का। तो माय डियर ये भी आपको कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का निर्माण करना है तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी मेड with the help of these words। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हमें बनाना है तो किसकी हेल्प से, इन शब्दों की हेल्प से बनाना होगा। जब इनका प्रयोग करेंगे किस रूप में, मॉडल के रूप में। क्लियर कंसेप्ट यहां तक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में मॉडल काम करता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के बिना इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। अब एक कंसेप्ट जो अपन ने शुरुआत से डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया था ही, तो उसको बताइए आप कि दो कंसेप्ट है हमारे पास, एक है मेन वर्ब और दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म किसकी बनती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बनानी है हमें। तो वो कौन सी किसकी बनती है, हेल्पिंग वर्ब की या मेन वर्ब की। तो शायद आपको ध्यान होगा, हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था कि जब भी फॉर्म बनाई जाती हैं तो वो केवल मेन वर्ब की फॉर्म बनती है, हेल्पिंग वर्ब की कभी कोई फॉर्म नहीं बनती। तो माय डियर पॉइंट सी इसका यही कहता है कि फॉर्म्स कैन नॉट बी मेड, इन शब्दों की क्या नहीं बनती, फॉर्म नहीं बनती
और पॉइंट डी कहता है आपको, हालांकि वो कंसेप्ट क्लियर होगा, याद भी रखना है, मैं तो फुल फॉर्म अब लिख रहा हूं लेकिन इसकी शॉर्ट फॉर्म के रूप में ही आप इसे पहले पढ़ चुके हैं। बेयर इन्फिनिटिव जिसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया था, क्या बी आई और सी आई दो लिखे थे ना, तो बेयर इन्फिनिटिव बी आई, सी आई यानी कॉमन इन्फिनिटिव। अब बेयर इन्फिनिटिव क्या है आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज पिछली क्लासेज को आपको रिवाइज करना होगा। बी आई मतलब बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मींस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू, वर्ब की रूट फॉर्म का प्रयोग होगा टू के बिना, टीओ टू के बिना जब आती है तो बेयर इन्फिनिटिव, एंड रूट फॉर्म विद टू इज कॉल्ड कॉमन इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, ये आपके कंसेप्ट्स हैं, इन्हें याद रखना होगा आपको, तभी डेयर और नीड समझ में आएगा। डेयर और नीड किसका काम करते हैं, मॉडल का भी और मेन वर्ब का भी। जब भी ये मॉडल का काम करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद क्या लगाया जा सकता है, नॉट लगाया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार, हमेशा नहीं लगेगा, जरूरत के अनुसार जब हमें नेगेटिव बनाना होगा सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो चूंकि ये मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, तो इन शब्दों को भी आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए काम में ले सकते हो। चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं इसलिए इनकी कभी कोई फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि फॉर्म तो किसकी बनती है, मेन वर्ब की, यानी इनकी फॉर्म नहीं बना सकते आप, जैसे डेयर का डेयर्स बना दिया है, डेयर्ड बना दिया, ऐसे शब्द नहीं बना सकते आप इनके। और पॉइंट डी कहता है इनके बाद में बेयर इन्फिनिटिव लगेगी, बेयर इन्फिनिटिव बोले तो रूट फॉर्म टू के बिना। कंसेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लिखते हैं एज अ मेन वर्ब, एज अ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के रूप में अभी जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उन्हीं का जस्ट अपोजिट कर देना है हमें। अपोजिट कैसे कर देना है, जैसे इसमें पहला लिखा नॉट कैन बी यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, यहां तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मॉडल के रूप में हमने लिखा कि इनके बाद में नॉट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में जब इन शब्दों का प्रयोग होगा तो इनके बाद नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का निर्माण इनकी सहायता से हो सकता है जब ये मॉडल का काम करेंगे, लेकिन जब ये मेन वर्ब का काम करेंगे इनकी सहायता से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो फिर एक हेल्पिंग वर्ब आपको अलग से लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो ये शब्द डेयर और नीड तो काम कर रहे हैं किसका, मेन वर्ब का। पॉइंट थर्ड कहता है फॉर्म्स कैन नॉट बी मेड, इधर लिख रहा है कैन नॉट बी मेड, नहीं बनाई जा सकती, उधर लिखेंगे बनाई जा सकती है। फिर है बेयर इन्फिनिटिव लगता है इनके साथ जब ये मॉडल का काम करेंगे, लेकिन जब इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो बेयर इन्फिनिटिव के स्थान पर लगाएंगे कॉमन इन्फिनिटिव। क्लियर। तो चलिए हम लिख रहे हैं एज अ मेन वर्ब, तो इसका पॉइंट ए लिख लेते हैं, नॉट कैन नॉट बी यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। इन शब्दों के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। पॉइंट बी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज आर मेड विद अनदर हेल्पिंग वर्ब at the place of these words। इन शब्दों के स्थान पर अनदर हेल्पिंग वर्ब, कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। एंड पॉइंट सी, फॉर्म्स कैन बी मेड, फॉर्म्स का प्रयोग किया जा सकता है, फॉर्म्स बन सकती हैं इसकी। एंड पॉइंट डी, कॉमन इन्फिनिटिव यानी सी आई इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के बाद किसका प्रयोग होगा, कॉमन इन्फिनिटिव यानी सी आई का प्रयोग होगा। याद रखिएगा
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेयर एंड नीड एज अ मॉडल एंड एज अ मेन वर्ब? मॉडल के रूप में जब होंगे तब तो नॉट लग सकता है, मेन वर्ब के रूप में होगा तब नॉट नहीं लगेगा। मॉडल के रूप में इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्हीं शब्दों की सहायता से बन जाएगा, लेकिन मेन वर्ब के रूप में इन शब्दों के स्थान पर एक कोई और हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होगी। मॉडल के रूप में इनकी फॉर्म्स नहीं बनती, मेन वर्ब के रूप में इनकी फॉर्म बने, क्योंकि मेन वर्ब की फॉर्म बनती है। इनके बाद में बेयर इंफिनिटिव लगाओगे अगर मॉडल का काम कर रहे हैं, लेकिन आप कॉमन इंफिनिटिव लगाओगे अगर मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स पर ध्यान दीजिएगा, तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, मैंने कहा ही डेयर्स नॉट गो देयर विदाउट यू। ये सेंटेंस आपको दिया। दूसरा सेंटेंस आपको दिया, he dare not to go there without you, और एक दिया he dares not to go there विदाउट यू। माय डियर, तीन सेंटेंस हैं आपके सामने, और अगर इन तीनों सेंटेंसेज को आप ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से समझोगे तो मैं समझता हूं कि आपको डेयर और नीड का कंसेप्ट काफी हद में इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपके डेयर और नीड जिस तरीके से मैं कंप्लीट करवा रहा हूं वो शायद 70-80% क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ कंसेप्ट इसका रह जाएगा, वो हम मस्ट के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो मस्ट के साथ क्यों कंपेयर करके पढ़ेंगे वो वही मैं आपको बताऊंगा। अभी तो यहां पर आप ये समझिएगा, इसमें जो कंसेप्ट्स आपके हमने पढ़े थे, मॉडल के रूप में ये क्या कहता है, मेन वर्ब के रूप में ये वर्ड्स क्या कहते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम देखें तो तीनों ही सेंटेंसेज में आप इस डेयर शब्द का प्रयोग कर रहे हो, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। अब ये तो आपको क्लियर हो चुका, तीनों ही सेंटेंसेज में ये डेयर वर्ड का प्रयोग हो रहा है, और तीनों में अगर डेयर का प्रयोग हो रहा है तो हमें ध्यान रखना है कि डेयर का प्रयोग कितने तरीके से होता है, दो तरीके से, एक तो मॉडल के रूप में और दूसरा मेन वर्ब के रूप में। अब देखते हैं यहां पर डेयर के, देखो कहां कौन सा फंक्शन ये कर रहा है, सेंटेंस कैसे गलत है और उसे सही कैसे किया जाना चाहिए। तो एक सिंपल ट्रिक से और सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूं। शब्दों का आप कंसेप्ट याद रखिए कि अगर मान लीजिए ही के अनुसार, बताइए डेयर की फॉर्म बन रही है क्या, डेयर की फॉर्म बन रही है क्या ही के अनुसार? सर बिल्कुल बन रही है, क्योंकि डेयर वर्ड होता है, यहां डेयर्स दे रखा है और ही के अनुसार ही एस या ईएस लगा रखा है, तो फॉर्म बन गई। और अगर फॉर्म बन गई तो आप ये जानते हैं ये यहां किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। भाई फॉर्म जब बनती है डेयर और नीड की तो किसका रूल फॉलो होता है, मेन वर्ब का। तो यहां रूल फॉलो हो गया मेन वर्ब का। इसके तुरंत बाद में दे रखा है क्या, नॉट। तो अगर डेयर और नीड के तुरंत बाद नॉट लग जाता है तो ये किसका रूल फॉलो करता है, तो ये रूल मॉडल के रूप में आता है, क्योंकि मॉडल के रूप में जब ये शब्द आते हैं तो ही अपने बाद नॉट ले सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है ना नॉट। इसके बाद आ रहा है गो। ये कौन सी फॉर्म है, बेयर इंफिनिटिव या कॉमन इंफिनिटिव? तो ध्यान दीजिएगा, जब रूट फॉर्म बिना टू के आती हो, अब इसके साथ देखो टू लग रहा है क्या, कहीं नहीं लग रहा, और अगर नहीं लग रहा तो ये बेयर इंफिनिटिव है, और बेयर इंफिनिटिव किसके साथ आती है, मॉडल्स के रूल्स के साथ आती है। समझो एक बार फिर, ही के अनुसार डेयर की फॉर्म बन रही है तो किसका रूल फॉलो हो रहा है, मेन वर्ब का। नॉट लग रहा है तो किसका रूल फॉलो हो रहा है, मॉडल का, क्योंकि नॉट तो तभी लगता है जब मॉडल का काम करते हैं। बेयर इंफिनिटिव आ रही है, टू के बिना रूट फॉर्म है, तो यहां भी किसका रूल फॉलो हो रहा है, मॉडल का। तीन में से दो रूल किसके हैं, मॉडल के, तो मेजॉरिटी भी किसकी हुई, मॉडल की। तो अब आप एक बात बताइए, करेक्शन तो हम इन दोनों शब्दों में करके, मॉडल वाले शब्दों में करेक्शन करके भी सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट होगा क्या, ये नहीं होगा, क्योंकि एप्रोप्रिएट तो तब होता है जब एक करेक्शन करके ही सेंटेंस करेक्ट कर दिया जाए। तो यहां पर दो रूल किसके फॉलो हो रहे हैं, मॉडल के। एक रूल किसका फॉलो हो रहा है, मेन वर्ब का।
तो क्यों ना हम इस एक रूल में, सिंगल रूल में जो मेन वर्ब का रूल फॉलो कर रहा है उसी में करेक्शन कर दें। और क्या करेक्शन कर दें कि यहां डेयर्स के स्थान पर सिर्फ हम लिख दें क्या, डेयर लिख दें। तो डेयर सिंपल वर्ड आ गया, ही के अनुसार फॉर्म नहीं बनी, फॉर्म नहीं बनी तो किसका काम कर रहा है, मॉडल का। नॉट लग रहा है तो किसका रूल हो रहा है, मॉडल का। बेयर इंफिनिटिव आ रही है तो भी किसका रूल हो गया, मॉडल का। तो तीनों ही रूल आपके सही हो गए। ये भी अब किसका रूल हो गया, मॉडल का। तो सेंटेंस सही है आपका। क्लियर कंसेप्ट, अप्लाई कीजिए और आपका कोई कंफ्यूजन होगा वो यहां दूर हो जाएगा। ही के अनुसार डेयर की फॉर्म बन रही है क्या, नहीं बन रही, नहीं बन रही है तो किसका रूल फॉलो हो रहा है, मॉडल का। अगर हम बात करें तो यहां पर इसके बाद क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। और नॉट जब लगता है तो भी किसका रूल माना जाता है, मॉडल का। इसके बाद कौन सी इंफिनिटिव है, कॉमन इंफिनिटिव या बेयर इंफिनिटिव। तो टू लग रहा है तो कॉमन इंफिनिटिव है। और कॉमन इंफिनिटिव तब आती है जब ये किसका काम करते हैं, मेन वर्ब का काम करते हैं, मेन वर्ब का काम करते हैं तभी आती है। तो यहां दो रूल तो हो गए मॉडल के और एक रूल हो गया किसका, मेन वर्ब का। तो माय डियर अब यहां करेक्शन करना होगा और यहां करेक्शन करके आपको सिर्फ लगाना होगा क्या, गो। और गो लगाते ही यहां आप ध्यान रखिएगा बेयर इंफिनिटिव बन जाएगी और बेयर इंफिनिटिव होते ही ये रूल भी किसका हो जाएगा, मॉडल का। तो तीनों रूल किसके हो जाएंगे, मॉडल के, और सेंटेंस सही हो जाएगा आपका। करेक्शन ऐसे करना है आपको, एक एक रूल कि यहां ज्यादा किसके रूल फॉलो हो रहे हैं, कम किसके रूल फॉलो हो रहे हैं, तो उसी में करेक्शन करके उस पूरे सेंटेंस को उसी कैटेगरी में आप भेज दीजिए। जैसे अगला सेंटेंस देखिए, ही के अनुसार डेयर की फॉर्म बन रही है, इसका मतलब किसका रूल है, मेन वर्ब का। नॉट लग रहा है, किसका रूल है, मॉडल का। कौन सी इंफिनिटिव है, ये कॉमन है या बेयर। तो आप कहेंगे सर टू लग रहा है तो कॉमन इंफिनिटिव है, और कॉमन इंफिनिटिव है तो किसका रूल है, मेन वर्ब का रूल है मेन वर्ब का रूल। तो फिर आप इसी को ध्यान में रखते हुए देखिए यहां ज्यादा रूल किसके आ रहे हैं, मेन वर्ब के, और एक रूल किसका आ रहा है, मॉडल का। अब करेक्शन करना है तो हमें मॉडल वाले कंसेप्ट में करेक्शन करना है। तो इसके हिसाब से आप सोचेंगे सर यहां से नॉट को हटा दो। अगर नॉट को हटा देंगे तो दोनों मेन वर्ब के रूल रह जाएंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। माय डियर हो तो जाएगा, लेकिन उस रूल का क्या होगा जो मैंने आपको बताया था कि एप्रोप्रिएट करेक्शन वो माना जाता है जब जो शब्द आपको जो गलत जैसा प्रतीत हो रहा है, गलत जैसा लग रहा है, उसे सेंटेंस में रखते हुए ही करेक्शन करना है। और वैसे भी अगर हम यहां से नॉट को हटा भी देते हैं तो अब तो ये सेंटेंस नॉट के लगने से कैसा है, नेगेटिव, और बाद में कैसा बन जाएगा, ये तो अफर्मेटिव हो जाएगा, फिर सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस रह जाएगा। तो कंसेप्ट ही बदल दिया आपने तो सेंटेंस का। तो कहने का अर्थ है नॉट भी रहना चाहिए, लेकिन डेयर किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। मेन वर्ब के बाद नॉट रहता नहीं है। अब करें क्या कि तो सर ऐसा करो डेयर में से एस हटा दो, मॉडल बन जाएगा ये डेयर, और मॉडल बन जाएगा तो नॉट अपने आप इसके बाद सही हो जाएगा। माय डियर वो तो जाएगा, लेकिन बाद में फिर कॉमन इंफिनिटिव का क्या करेंगे, कॉमन इंफिनिटिव भी तो है। और आप अच्छे प्रकार से जानते हैं मॉडल के रूप में बेयर इंफिनिटिव आती है तो फिर कॉमन इंफिनिटिव को बेयर में चेंज करना पड़ेगा, टू भी हटाना पड़ेगा यहां से। तो इतने करेक्शन थोड़ी करने होते हैं हमें। तो सिंपल एक याद रखिए कि करेक्शन क्या करें हम। तो ऐसा करते हैं कि यहां नॉट को तो रहने देते हैं, और आपको अच्छे तरीके से पता है नॉट किसके बाद लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। इसमें डेयर तो काम कर नहीं सकता अब हेल्पिंग वर्ब का, मॉडल का। तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब देख लो। हेल्पिंग वर्ब कैसे देखेंगे, सेंटेंस पढ़ो और देखो कौन से टेंस का सेंटेंस लग रहा है ये। तो माय डियर एस लग रहा है, और एस कहां लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू एंड डज, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो माय डियर ये डेयर्स को यहां से हटाकर पहले हम करेंगे डज, और फिर डज के बाद लगा देंगे क्या, नॉट, और फिर मेन वर्ब के रूप में लगा देंगे क्या, डेयर लगा देंगे। करेक्शन ऐसे होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, सेंटेंस नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा, और डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो यहां भी मेन वर्ब का काम कर ले। अब तो एस इसलिए हमने हटाया क्योंकि डज लग गया, और जब डज लग जाता है तो मेन वर्ब के साथ एस लगाने की जरूरत नहीं होती। और मैं समझ सकता हूं ये लास्ट वाला सेंटेंस आपको जरूर ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि सर ये तो बड़ा खतरनाक सेंटेंस है। तो चलिए इसके प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस और दे देता हूं, ठीक है। ही नीड्स नॉट
टू हेल्प मी, इस सेंटेंस को देखिए आप, और इस सेंटेंस को देखते हुए आप अब इसमें करेक्शन कीजिए कि इसमें क्या करेक्शन होगा। देखें तो आप देखिए ही के अनुसार नीड की फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है नीड की फॉर्म, और नीड की फॉर्म बन रही है तो ये किसका रूल फॉलो कर रहा है, मेन वर्ब का। नॉट लग रहा है तो किसका रूल फॉलो हो रहा है, मॉडल का। कॉमन इन्फिनेटिव आ रही है तो किसका रूल फॉलो हो रहा है, मेन वर्ब का। हो गए तीनों रूल आपके। चलिए तीनों कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसको करेक्शन इसमें कैसे करोगे, तो मैंने जैसा कि कहा दो रूल मेन वर्ब के हैं, तो मॉडल वाले पार्ट में करेक्शन करो। तो नॉट को तो हटा तो सकते नहीं है क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या करें, नॉट कहां लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हेल्पिंग वर्ब हम इस नीड को भी बना सकते हैं लेकिन नहीं बना सकते क्योंकि फिर भी मेन वर्ब का एक कंसेप्ट रह जाएगा। तो नीड को तो मेन वर्ब के रूप में ही रहने दो और अपनी तरफ से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सोचो और वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगी। और यहां है नीड्स, एस लग रहा है और एस किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी जगह नीडेड होता, अगर मान लो नीडेड होता तो नीडेड कौन सा टेंस हो जाता, पास्ट टेंस हो जाता। तो फिर हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगा देते। अब यहां ये प्रेजेंट है तो ही के अनुसार प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पहले तो डज, फिर यहां से नॉट को उधर से उठाकर यहां लगा देंगे और फिर नीड सिंपल फॉर्म में आपके आई जाएगी। एस लगाने की जरूरत नहीं होगी। माय डियर सेंटेंस ऐसे बनते हैं और करेक्शन ऐसे होते हैं। आप ऐसे नहीं कि तुक्के में कैसे भी कोई कुछ कह दे वैसे ही हमें फॉलो कर लेना है, ऐसा कभी नहीं होता। रियलिटी ये है नीड और डेयर की। ध्यान रखिएगा जब भी इनका प्रयोग किया जाता है तब आप इनका प्रयोग किस तरीके से करोगे, मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल के रूप में किस तरीके से करोगे, पूरा आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आप इन्हें अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे अप्लाई। जैसे सेंटेंस है एक, आप मुझे बताना वो सेंटेंस सही है या गलत है। हाउ डे यू टू अब्यूज हिम, ये सेंटेंस आपको दिया गया और आपसे कहा बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है। और अगर ये सेंटेंस आपको चेक करना है कि सही है या गलत है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां डिसाइड कीजिए। हाउ है WH वर्ड, WH वर्ड के बाद आ रहा है डेयर, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यानी किसका रूल फॉलो हो रहा है, मॉडल का। लेकिन आगे तो टू अब्यूज आ रहा है, कॉमन इन्फिनेटिव, ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। एक रूल मॉडल का, एक रूल मेन वर्ब का। अब करेक्शन किस में करें, तो आप कहोगे सर डेयर में भी करेक्शन कर सकते हैं। माय डियर कर तो सकते हो, लेकिन अब देखो डेयर में करेक्शन करने से क्या होगा, आपको डेयर यहां से हटा के पहली बात तो बाद में ले जाना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद में, क्योंकि मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहती है। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर हाउ को क्या चाहिएगी, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, तो हेल्पिंग वर्ब लगवानी पड़ेगी हमें। और हेल्पिंग वर्ब अगर लगानी पड़ेगी तो दो करेक्शन हो गए। उसकी बजाय हम एक ही कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, यहां टू अब्यूज के स्थान पर सिर्फ लिख देते हैं क्या, अब्यूज लिख देते हैं। क्या लिख दें, अब्यूज लिख देते हैं, जिससे कि ये भी मॉडल यहां भी मॉडल हो गया सेंटेंस सही। लेकिन अगर मान लो आपको इस सेंटेंस की जगह ये सेंटेंस दे दिया, हाउ डेयर यू नॉट टू अब्यूज हिम, ये आपको दे दिया। इसमें भी देखो डेयर किसका काम कर रहा है, मॉडल का, हाउ के बाद लग रहा है ना, नॉट आ गया बाद में, ये भी किसका काम कर लिया फिर इसने, मॉडल का। टू अब्यूज आ गया, ये किसका काम है, मेन वर्ब का। तो आप समझ गए होंगे करेक्शन कहां करना है, यहां से इस टू को हटा देना है, अकेला अब्यूज हमें रखना होगा। क्लियर कंसेप्ट। आप इस सेंटेंस को अगर ऐसे भी बोल देते हैं, हाउ डिड यू डेयर, हाउ डिड यू डेयर टू अब्यूज की जगह हम टू रहने देते हैं, सिंपल अब्यूज लिखते हैं, डेयर अब्यूज हिम। एक सेंटेंस ये आ गया मान लीजिए,
और आपसे कहा इस सेंटेंस में करेक्शन करना है। तो अब आप मुझे बताइए डेयर किसका काम कर रहा है यहां, सोच समझकर बताइए। क्या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मॉडल का काम कर रहा है? देखिए मॉडल का ही कर रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मॉडल का काम करता तब तो ये हेल्पिंग वर्ब माना जाता, और यहां ऑलरेडी एक क्या आ चुकी है, हेल्पिंग वर्ब, और एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो यहां डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और डेयर यहां किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। और अब्यूज आ गया तो अब्यूज किसका काम कर रहा है, मॉडल का। क्यों? क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव है। तो अब आप देखिए जब डेयर मेन वर्ब का काम कर ही रहा है तो बाद वाले में करेक्शन करते हुए अब्यूज के स्थान पर इसे भी हम क्या बनाएंगे, मेन वर्ब का रूप बनाएंगे, और हो जाएगा क्या, टू अब्यूज हो जाएगा। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेज में करेक्शन करना है, ये विशेष याद रखिए। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने मॉडल टॉपिक को क्लियर करेंगे, और मॉडल टॉपिक को क्लियर करके उसको, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैं आपको बता देता हूं, इसी से संबंधित आपके एक क्वेश्चन आया था आरपीएससी में। आरपीएससी की जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन आया था, ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम थी। मैं एक बार वो क्वेश्चन आपको ढूंढकर बता देता हूं। वो क्वेश्चन आया था आरपीएससी की एग्जाम में, ग्रेड फर्स्ट की इंग्लिश सब्जेक्ट में। और इंग्लिश सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन जो था, ये देखिए सेंटेंस कुछ इस प्रकार से था। सेंटेंस को आप खुद देखिएगा और मुझे बताइएगा जवाब क्या होगा उसमें, ठीक है। सेंटेंस कुछ इस प्रकार का था, आरपीएससी की ग्रेड फर्स्ट की इंग्लिश सब्जेक्ट की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप देखिएगा क्वेश्चन है, डिड ही, और फिर ब्लैंक दे दिया, और फिर वहां पर दिया गया क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे प्रकार से। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम जो अभी जनवरी में हुई थी, जिसके रिजल्ट सब आना शुरू भी हो गए हैं। तो क्वेश्चन था इस प्रकार का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉमन सब्जेक्ट में पूछा गया, कॉमन में पूछ लेते तब तो मान भी लेते, लेकिन आरपीएससी के द्वारा इंग्लिश सब्जेक्ट के यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था उसमें, और वो भी ग्रेड फर्स्ट के लेवल में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप खुद देखिएगा कि क्या मतलब कंसेप्ट है। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी एक संस्थाएं होती हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, जो एग्जाम लेती हैं, उनका थोड़ा सा रवैया कुछ ऐसा ही होता है, जब तक कुछ क्वेश्चन 2 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे गलत ना दे दें जो डिलीट करने हो या कंफ्यूजेबल हो, जब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं देते तब तक इनके मतलब खाना नहीं पचता है। ऐसे इनको देना ही है, जानबूझ के देना है, या फिर इनकी थोड़ी ये लापरवाही है या अज्ञानता है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। तो सेंटेंस है आपके पास ये, ठीक है। सेंटेंस में कोई बुराई नहीं है, सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटेंस के ऑप्शन भी तो देखो आप। ऑप्शन में एक ऑप्शन में आपको दिया गया, इसमें मैं चारों ऑप्शन आपको लिखवा देता हूं। ऑप्शन ए माइट, ऑप्शन बी वुड था, ऑप्शन सी डेयर था, और ऑप्शन डी कुड था। आपका समय है, आपके पास है, आप इस क्वेश्चन में मुझे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मॉडल सूटेबल होगा, कौन सा वर्ड सूटेबल होगा, वो आप मुझे सेलेक्ट करके बताइए।
कि इनमें कौन सा मॉडल सूटेबल होगा या कौन सा वर्ड सूटेबल होगा इस सेंटेंस में। आराम से सोचकर देख लीजिए, माइट आना चाहिए या वुड आना चाहिए या डेयर आना चाहिए या फिर कुड आना चाहिए, बताइए। सोच लिया आपने? पक्की बात है? चलिए अब देख लेते हैं। पहली बात देखिए, इसमें पूरे सेंटेंस को देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें आ रहा है क्या? डिड। आ रहा है डिड, दिख रहा है सभी को? क्या है डिड? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर कंसेप्ट? ये तो क्या है? डिड हेल्पिंग वर्ब है। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कितनी आ सकती हैं? सिर्फ एक। कितनी आ सकती हैं? सिर्फ एक आ सकती है। तो डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो ये तो निश्चित बात हो गई कि दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं आएगी। अब आप देखिए, माइट किसका काम करता है? माइट जो है नाउन का काम भी करता है और माइट जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है। नाउन की तो जरूरत हमें यहां है नहीं, इसलिए कि ही लग रहा है, ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन अपने तुरंत बाद या अपने से तुरंत पहले कभी नाउन नहीं लेता, क्योंकि प्रोनाउन तो खुद नाउन का काम करता है, एक तरीके से नाउन के स्थान पे तो काम में आता है। तो इसलिए ही के बाद में माइट तो आएगा नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इसलिए नहीं कि ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। नाउन के रूप में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ही ऑलरेडी या प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, हट गया। वुड काम करता ही सिर्फ किसका है? मॉडल का। मॉडल बोले तो हेल्पिंग वर्ब, यहां हेल्पिंग वर्ब हम लगा नहीं सकते, ठीक है। कुड ये भी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ये भी नहीं आ सकता। अब बच गए हमारे पास क्या? डेयर। डेयर दो तरीके से काम करता है। एक तो डेयर काम करता है किसका? मॉडल का। मॉडल बोले तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और दूसरा काम करता है किसका? मेन वर्ब का। क्लियर? तो अब एक चीज तो क्लियर हुई कि सेंटेंस में डेयर जो है वो मॉडल का काम तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मॉडल बोले तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास ऑलरेडी आ रखी है, आ रखी है, तो इसमें ये मॉडल का काम तो करेगा नहीं। ये तो क्लियर हुआ। अब बच गया इसका एक फंक्शन, और कौन सा? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का काम कर सकता है यहां, लेकिन सेंटेंस में तो पढ़िए आप एक बार, मेन वर्ब के रूल्स तो पढ़िए। मेन वर्ब के मैंने क्या रूल्स पढ़ाए थे कि जब भी डेयर आपका काम करता है किसका? मेन वर्ब का। जब भी ये डेयर और नीड मेन वर्ब का काम करते हैं तो इसके बाद में क्या आती है? कॉमन इन्फिनिटिव। कॉमन इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस वर्ब की रूट फॉर्म आती है। यही आती है, स्ट्रक्चर यही होगी जब ये मेन वर्ब का काम करेगा। और जब मेन वर्ब का काम करेगा तब अगर इसकी स्ट्रक्चर ये होगी, तो आप देखिए, अब इस सेंटेंस को देखो, यहां क्या दे रखा है? क्रिटिसाइज। टू लग रहा है कि इसके साथ? नहीं लग रहा, ये तो अकेला क्रिटिसाइज आ रहा है। तो ये तो कौन सी फॉर्म हो गई? बेयर इन्फिनिटिव हो गई। और बेयर इन्फिनिटिव हो गई, और ये डेयर मेन वर्ब के रूप में बेयर इन्फिनिटिव नहीं लेता। ये तो कौन सी इन्फिनिटिव लेता है? कॉमन इन्फिनिटिव लेता है। कॉमन इन्फिनिटिव हमारे पास है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन सी भी यहां नहीं है एप्रोप्रिएट। ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। चारों ही ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसका मतलब फिर कहां से लाए? तो फिर इसमें ऑप्शन, और क्वेश्चन ही गलत है, फिर ऑप्शन गलत है। इसमें अगर वो इस तरीके से दे देते, टू क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट, डिड ही ब्लैंक टू क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, तो हम डेयर का प्रयोग कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डिड ही डेयर टू क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, सेंटेंस तब सही होता और सही तरीके का पूछा जाने वाला क्वेश्चन तब कहलाता। आरपीएससी का दिया हुआ क्वेश्चन है ये। तो माय डियर, जरूरी नहीं है कि जो कोई इस तरीके से पूछ रहा है, जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि एक बड़ा वर्ग या कोई मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स या पीपल जो रूल मानते हैं या उसको फॉलो कर रहे हो, वो कंसेप्ट सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट की इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर में दिया था और वो खुद गलत है ये। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा, आपको हर रूल को ढंग से फॉलो करना है। डेयर और नीड जब भी मेन वर्ब का काम करेंगे, अपने साथ कॉमन इन्फिनिटिव लेंगे, ना कि बेयर इन्फिनिटिव, और यहां बेयर इन्फिनिटिव है, इसलिए यहां पर कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए क्वेश्चन अब या तो डिलीट कर ही दिया होगा उसने, या फिर भगवान मालिक है वो क्या करेगी, वो तो खैर वो ही जाने। देखते हैं हम आगे क्या होता है। तो क्रॉस द फिंगर्स, आप अभी वेट कीजिए इसका, तो वो आगे क्या करती है। लेकिन कंसेप्ट कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके से याद रखिए जिससे कि आपका कोई
कंफ्यूज ना कर सके, कंफ्यूजन क्रिएट हो ही नहीं। एक एक पॉइंट आपका अगर क्लियर होगा तो कोई आपको कभी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। अब आपने एक्सप्लेन कर लिया, चारों ऑप्शन आपने एलिमिनेट कैसे कर दिए, क्योंकि रूल क्लियर थे इसलिए। क्लियर कंसेप्ट, ये है आपका डेयर और नीड का कंसेप्ट। क्लियर कंसेप्ट यहां तक। चलिए अब हम आगे जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो कंसेप्ट होगा हमारा कौन सा, मस्ट होगा। ठीक है, तो मस्ट के कंसेप्ट थोड़े से डिटेल में आपको समझने हैं, और मस्ट के साथ फिर आपको मैंने कहा ही था कि नीड और इसको भी एक बार फिर से आपको रिवाइज करना होगा, तो तब हम देखेंगे। तो मस्ट का कंसेप्ट भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप पहले इन कंसेप्ट्स को, क्योंकि डेयर और नीड में काफी कुछ कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं, आरपीएससी की भी एक गलती हमने निकाली है, तो आप थोड़ा सा एक बार इनको रिवाइज कीजिए और अपने आप को तैयार रखिए इनके लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे मस्ट को एक बार तो सेपरेटली, फिर इनके साथ डिस्कशन करेंगे कि नीड के साथ और मस्ट के साथ कैसे हम इसे ऐड करें, कैसे हम इसे जोड़े और कैसे कंपैरेटिवली डिफरेंस करें। ओके, फिर उसके बाद में यूज्ड की बारी आएगी, फिर हमारे सारे मॉडल्स के जो बचे हुए कंसेप्ट हैं उन्हें कंप्लीट करके क्लास कंप्लीट करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।